अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। दोस्तों नमस्कार। अपना रेडियो 96.9 एफएम पर मैं हूं उदय शर्मा और हम हाजिर हैं खास कार्यक्रम के साथ। दोस्तों आज है विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे। इस विशेष दिवस पर हम आपके लिए लाए हैं खास कार्यक्रम जल बचाओ पृथ्वी बचाओ। दोस्तों हमारी धरती पर जल एक ऐसा तत्व है जिसके इर्द गिर्द जीवन का ताना बाना बुना हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार जीव की उत्पत्ति में जल की अहम भूमिका है। जल सभी जीवों के जीवन के लिए जरूरी है। मनुष्य, पशु पक्षी और पौधे सभी जल पर निर्भर होते हैं। हमारे शरीर का लगभग 60% हिस्सा पानी से बना है और यह हमारे शरीर की सभी शारीरिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक भी है। इतना महत्वपूर्ण तत्व और इसकी इम्पोर्टेंस होने के बावजूद भी वर्तमान समय में जल की काफी कमी हो गई है। आज हम सभी जल संकट से जूझ रहे हैं। जल के बिना व्यक्ति का जीवन चलना असंभव है, क्योंकि दोस्तों जल का उपयोग कृषि में होता है, जो मानव जीवन के लिए खाद्य उत्पादन का मुख्य स्रोत है। सिंचाई के बिना कृषि कार्य संभव नहीं और जल की कमी के कारण खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। इसी तरह स्वच्छ जल पीने से बीमारियों का खतरा कम होता है। पानी का सही तरीके से उपयोग और स्वच्छता बनाए रखना जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अस्वच्छ पानी पीने से कई गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं, जैसे मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड। इसके अलावा जल का उपयोग उद्योगों में कच्चे माल को धोने, मशीनों को ठंडा करने और विभिन्न प्रक्रियाओं में भी होता है। इन सब के अलावा दोस्तों जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहां पानी का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। और तो और जल न केवल मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पर्यावरण में भी सभी जैविक जीवन के अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है। नदी, झील, समुद्र और अन्य जल स्रोतों में रहने वाले जीवों का जीवन जल पर निर्भर करता है। जल शरीरों का स्वास्थ्य, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकता है। साथ ही जल का जलवायु और मौसम पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन होने से सूखा, बर्फबारी और समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। सभी जल के संचलन से जुड़े होते हैं। इन्हीं वजहों से पूरी दुनिया में, विशेष रूप से हमारी भारतीय सनातनी परंपरा में जल का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। हमारी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में जल को पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में तो गंगा नदी को पवित्र माना जाता है और इसे गंगा नदी नहीं बल्कि इसे गंगा माँ कहकर संबोधित किया जाता है। इसकी पूजा अर्चना की जाती है। इसी साल संपन्न हुए 13 जनवरी 2025 से आरंभ और 26 फरवरी 2025 तक करीब एक माह चले महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम नदी में डुबकी लगाई, गंगा, यमुना और सरस्वती नदी की पूजा अर्चना की। यह दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति में जल का विशेष महत्व है। जल न केवल जीवन का स्रोत है, बल्कि यह शुद्धि और ताजगी का प्रतीक भी है। किंतु दोस्तों यह भी कड़वा सच है कि जैसे जैसे मानव ने प्रगति की है, कल कारखानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, या ये कहें कि जब से मशीनीकरण का युग आया है, औद्योगिकीकरण हुआ है, तब से जल संसाधन का खूब दोहन हुआ है, शोषण हुआ है। आज की स्थिति यह है कि लगभग हर नदी जहरीले रसायनों से युक्त है, विषाक्त है। अब हम सबकी प्यारी दिल्ली यमुना नदी को ही ले लें। इस मामले में यमुना सबसे आगे है। वर्तमान में यमुना नदी नाले के पानी में बदल चुकी है, जबकि कभी इसी यमुना का पानी इतना साफ हुआ करता था कि लोग इसी पानी से अपने रोजमर्रा के काम किया करते थे। लेकिन वर्तमान की सच्चाई ये है कि यमुना गंदी है। तो दोस्तों सच्चाई ये है कि धरती पर मौजूद पानी संकट में है और इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। दोस्तों जल की कमी से कई इलाके त्रस्त रहते हैं। लोगों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कहीं सूखा तो कहीं जल की अल्प उपलब्धता से लोगों को अब यह समझ में आने लगा है कि समय रहते जल को नहीं संरक्षित किया गया
तो वो दिन दूर नहीं जब जीवन खतरे में पड़ जाएगा। धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए जल संरक्षण अति आवश्यक है और दोस्तों इस उद्देश्य से साल 1993 से हर वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है जो मीठे पानी के महत्व पर केंद्रित होता है। विश्व जल दिवस जल का जश्न मनाता है और सुरक्षित जल तक पहुंच के बिना रह रहे 2.2 बिलियन लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। यह वैश्विक जल संकट से निपटने के लिए कार्रवाई करने के बारे में भी लोगों को सचेत करता है। विश्व जल दिवस का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य 6 की प्राप्ति का समर्थन करना है। साल 2030 तक सभी के लिए जल और स्वच्छता उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों आज के इस विशेष दिवस पर आइए आपको सुनवाते हैं एक खास बातचीत डॉक्टर दीक्षा दवे से। आपको बता दें डॉक्टर दीक्षा दवे इग्नू के स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज में पर्यावरण अध्ययन की प्रोफेसर हैं। तो आइए उनसे करते हैं बातचीत। डॉक्टर दीक्षा दवे मैम, आपका स्वागत है अपना रेडियो 96.9 FM में। थैंक यू उदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम सभी मना रहे हैं विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका हैं, प्रोफेसर हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि विश्व जल दिवस का महत्व क्या है और किस तरह से जल हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस जो है वो प्रतिवर्ष हम 22 मार्च को मनाते हैं और यह 1993 से ही मनाया जा रहा है। आफ्टर 1992 में कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएन की, और उस यूएन की कॉन्फ्रेंस में यह डिसाइड किया गया था और ये माना गया था कि पानी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है और वाटर से जुड़ी हुई कई समस्याएं जो है वो नियर फ्यूचर में देखी जाएंगी, ऐसा अंदेशा देखकर, और ये डिसाइड किया गया कि वर्ल्ड वाटर डे जो है वो प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाए। और इस दिन के मतलब उसका उद्देश्य यह है कि लोगों में अवेयरनेस हो, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ एफर्ट्स किए जाएं, वाटर को पोल्यूट होने से बचाया जाए और वाटर का महत्व जो है वो सभी लोग बराबरी से इसको समझें और सभी की भागीदारी हो। तो बेसिकली इट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड टू रेज इश्यूज रिलेटेड टू वाटर, डिस्कशंस हो, डेलिब्रेशंस हो, वाटर क्राइसिस क्या है, वाटर का कंजर्वेशन कैसे होना चाहिए, लोगों में कैसे अवेयरनेस हो। तो कुल मिला के जल से जुड़े संबंधित जितनी भी इश्यूज हैं, जितनी भी बातें हैं जल से संबंधित, पे विचार किया जाए, उन पे कोई सॉल्यूशंस निकाला जाए और कुल मिलाकर हम जल को कंजर्व करें। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए दिन और इस दिन बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, यूनिवर्सिटीज में होते हैं, इंस्टीट्यूशंस में होते हैं। तो उद्देश्य यही है कि लोगों को जानकारी हो इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा। जी, तो मैम आज के दिन हम अपने श्रोताओं के लिए पूछना चाहेंगे आपसे कि आखिर में जल संकट जो हम सभी आजकल पूरे विश्व में देख रहे हैं कि जल की समस्या है, बहुत लोगों को पीने का पानी उपलब्ध भी नहीं है, तो ऐसे में जल संकट के प्रमुख कुछ कारण क्या हैं और किस तरह से हम इन समस्याओं से जल संकट से निपट सकते हैं? देखिए, वाटर क्राइसिस का पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि और ये मान लेना चाहिए कि वाटर क्राइसिस है, क्योंकि अभी भी बहुत हद तक लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है और वाटर का जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम इसके कारणों की और चर्चा करें कि क्या कारण है इसके, तो सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि जल के स्रोतों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जैसे ग्राउंड वाटर हो गया, सरफेस वाटर हो गया। तो हमारी जो जरूरतें बढ़ी हैं, चाहे वो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हुई हो या किसी और फैक्टर्स के कारण, लेकिन वाटर पोल्यूशन और बाकी वाटर एक्सप्लॉयटेशन, ये दोनों बहुत बड़े कारण है जिसके कारण वाटर की क्राइसिस आज हम देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि जितना पीने योग्य जल है पृथ्वी पर वो बहुत ही कम है, कुल मिला के 2 या 3% है। उसके अलावा मैक्सिमम जो पानी है वो खारा है, जिसे हम पीने के काम में नहीं ले सकते। बहुत सारा जल ऐसा है जो कि प्रदूषित है, लेकिन जो हमारे पीने योग्य जो जल है उसका प्रतिशत बहुत ही कम है। जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो उसके कारण ये जल संकट आज निकट के आ रहा है। और दूसरा क्या है कि हमने हमारे मानव जनित जो कारण, उनकी वजह से वाटर साइकिल पूरा डिस्टर्ब हो। मतलब इस बारे में हमारे जो श्रोता है वो समझ ही रहे होंगे कि कैसे वर्षा जो है वो अनइवन हो गई है, कहीं बारिश बिल्कुल नहीं होती, कहीं फ्लड्स आ रहे हैं। कुल मिला के वाटर पूरा का पूरा उसका जो साइकिल है वो इम्बैलेंस हो गया है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से आज हम जल संकट देख रहे हैं और इस पे बहुत ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। हमें बहुत कुछ सोचना चाहिए क्योंकि जल जीवन का आधार है। जी, तो अगर मैम
पूरे विश्व में देखते हैं कि जल संकट तो है ही। अगर हम अपने ही देश की बात करें, क्योंकि हमारे देश जी। में कहा जाता है कि जल से जो हमारे देश घिरा हुआ है चारों तरफ, उसके बावजूद भी जल संकट है, तो किस तरह से हम बिल्कुल। निपट सकते हैं और कैसे लोगों को इस तरफ जो ध्यान देने की आवश्यकता है? वाटर क्राइसिस इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट रूप ले चुकी है। देखिए, हम सबसे पहले ये समझे कि हमें कृषि प्रधान देश है जी। और हमारा जो एग्रीकल्चर है ना, वो सारा का सारा ड्रेन वाटर पे डिपेंड करता है पानी के लिए। मतलब आपका इरिगेशन होता ही उससे। लेकिन आज आप देखिए, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो आप अभी समर्स आएंगे, आप देखोगे कि वहाँ पे डे जीरो होने हो चुका है। शिमला में जैसे हुआ था कुछ सालों पहले, डे जीरो, मतलब देयर इज नो वाटर। जो बेंगलुरु है उसमें भी डे जीरो हो चुका है। तो ये कुछ ऐसे क्राइसिस है। मतलब देखिए कि पर कैपिटा जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो 1000 क्यूबिक मीटर से भी कम है। तो पानी है ही नहीं, और बिना पानी के आप कोई भी कार्य, कोई भी गतिविधि नहीं कर सकते। एक तरफ तो ये सिचुएशन, हम चेरापूंजी को जानते थे कि चेरापूंजी ऐसी जगह है भारत में जिसमें ज्यादा बारिश होती है। जी। आज चेरापूंजी में आप जाकर देखिए तो लाइन लगी है, लोग पानी के लिए वेट कर रहे हैं, पानी को, मतलब इतना क्राइसिस वहां पर हो गया है। दूसरी तरफ आप देखिए, हमारे ही देश में ऐसा, आसाम वगैरह हम देखोगे तो प्रतिवर्ष वहां बाढ़ आती है। इतनी बाढ़ आती है कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ये क्या है? जी। यही दिखाता है कि हम अपने वाटर को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे। हम ऐसा देख रहे हैं कि कहीं पे तो लोग जल संकट से जूझ रहे हैं, कितने किलोमीटर तक लोगों को पैदल चल के जल लाना पड़ रहा है। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो 2/3 ऑफ द वर्ल्ड जो है वो वाटर क्राइस्ड, मतलब जिसको कहते हैं ना, वाटर शॉर्टेजेस में रहता है। जी मैम। पीने के पानी की इतनी ज्यादा कमी है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जहाँ बाढ़ आ रही है वहां पे आप पानी को संचय नहीं कर पा रहे हो, उसको रोक नहीं पा रहे हो, तो उसके कारण क्षति हो रही है। तो ये तो हुई क्राइसिस की कि भाई जहाँ है और जहाँ नहीं है। लेकिन आप वाटर पोल्यूशन की बात करिए, हम अपनी दिल्ली की बात करें तो यमुना जो है वो तो नदी है ही नहीं, वो तो जी। नाला बन चुकी है। जी। तो जल के जो स्रोत हैं, जो नहीं है और जो डिस्टर्ब हुआ है वो अलग है, लेकिन जो जल के स्रोत विद्यमान है वो भी पोल्यूटेड है, वो पीने योग्य नहीं है, वो किसी कार्य के योग्य नहीं है, आप उसको नहीं यूज कर सकते। तो ये तो जल संकट ही है। उसके बिना आप बताइए आप कैसे आगे आने वाले समय में अपना जीवन व्यतीत करेंगे? ये तो सभी के लिए जरूरी है, वन्य जीव जंतुओं के लिए जरूरी है, हमारी सारी कार्य प्रणाली के लिए जरूरी है। तो वाटर क्राइसिस इंडिया में बहुत भयावह रूप ले चुकी है, और अगर हम समय रहते कोई कदम नहीं उठाएंगे तो आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना हमें करना पड़ सकता है। जी, किन किन कदमों के जरिए, मतलब क्या ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जो हम उठा सकते हैं बिल्कुल, एक बिल्कुल, नागरिक के बिल्कुल। तौर पे? हमें वर्ल्ड वाटर डे पे ये सोचना ही चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हम अपने लेवल पर हम देखें कि पानी का जो है वो वेस्टेज ना हो। दूसरा ये है कि नई नई तकनीकियां आ गई हैं, उन नए टेक्नोलॉजी से, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे हम ये देखें कि वाटर के कहाँ कहाँ लीकेजेस हो रहे हैं, वाटर जो है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट ठीक से नहीं हो रहा है। हम टेक्नोलॉजी की मदद, जैसे स्मार्ट एग्रीकल्चर में पानी जो है वो, उसकी बर्बादी बिल्कुल कम होती है। जितना पौधे को पानी चाहिए उतना ही पानी दिया जाए। तो इस तरह की कुछ जो टेक्निक्स हैं, एग्रीकल्चर में भी काम में लेना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज में भी हमें देखना पड़ेगा कि जो पानी ऐसा होता है जो इंडस्ट्री से निकल रहा है, वह उसको ट्रीट कर दें। जैसे इसको हम कहते हैं ग्रे वाटर एप्लीकेशंस बढ़नी चाहिए। जैसे ग्रे वाटर का मतलब होता है कि जैसे आप वॉशिंग मशीन चलाते हो, उससे जो पानी बाहर निकलता है, दैट इज ग्रे वाटर। हमारे सिंक में जो पानी होता है, या बाथ टब में जो पानी होता है, या हमारे जो जहाँ पे बर्तन वगैरह साफ होते हैं, वो जो पानी होता है वो तो ग्रे वाटर है। उसमें कोई माइक्रोब्स नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर उसमें बहुत ज्यादा है। तो उस पानी को हम यूज कर सकते हैं इरिगेशन में, इंडस्ट्रीज में, क्लीनिंग में, बहुत सारे जगह। तो ये सोचने की जरूरत है कि किस तरह से हम पानी का वेस्टेज करें। तो उसको वाटर साइक्लिंग कहते हैं, कि वाटर को आप कैसे रिसाइकिल करो अलग अलग सोर्सेज पे, जिससे कि जो पानी आप यूज कर रहे हो और जो आप उसको फेंक रहे हो उसको आप ट्रीट कर सको। जी। उसको ट्रीट करके हम उसको पुनः जिस भी पॉसिबल हो कार में, उस कार में हम उसको ले सकते हैं। तो उसको आप इरिगेशन में भी, अपने घर में अगर पौधे हैं तो उनमें आप उस पानी को डाल सकते हैं, हम क्लीनिंग में यूज कर सकते हैं, हम बहुत सारी अन्य जगहों पर उस पानी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई माइक्रोब्स नहीं है, वो खाली ऑर्गेनिक मैटर में रिच है। तो जी। इस तरह के कुछ कारगर उपाय होने चाहिए। हमें अपने घरों में देखना चाहिए कि कैसे पानी की बर्बादी को हम रोकें। टैप्स वगैरह लीक कर रहे हैं तो उसको हम ठीक कराएं, और कोशिश करें कि पानी को हम वेस्ट न करें, खाने में, खाना बनाने में, और दूसरी कई एक्टिविटीज में जिसमें हम पानी यूज करते हैं, उसको हम थोड़ा सा ठीक करें। और इंडस्ट्रियल लेवल पर भी चेक करने की जरूरत है, और टेक्नोलॉजी का हमें इस पे मदद लेना पड़ेगा। तो बहुत सारी जी। नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, और उन टेक्निक्स की मदद से हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। जी, डॉक्टर दीक्षा दवे, इस बार यानी 2025
वर्ल्ड वाटर डे की जो थीम है वो है ग्लेशियर संरक्षण पे। जी। तो इस संदर्भ में हम यस। जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से जो पर्यावरण का आपने जिक्र किया कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट जी। चेंज हो रहा है, उन सब का असर ग्लेशियर पे होता है और किस तरह से हमें ग्लेशियर को बचाने की जरूरत है। बिल्कुल, ग्लेशियर्स जो थीम है ना इस बार वो है कि ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, क्योंकि ग्लेशियर एक एकमात्र स्रोत है जिससे कि वाटर हमारे मतलब सब जिससे हमें फ्रेश वाटर मिलता है। तो ग्लेशियर्स को आज प्रोटेक्ट करने की जरूरत है क्योंकि वो इतना रैपिड उनका मेल्टिंग हो रहा है। मेल्ट का मतलब ये है कि टेम्परेचर्स इतने बढ़ रहे हैं पृथ्वी के कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। अब ग्लेशियर मेल्ट होने का मतलब ये है कि समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है, और समुद्रों का जल स्तर जब बढ़ता है तो उसके जो इम्पैक्ट आते हैं वो लाइवलीहुड पे आते हैं, इकोसिस्टम पे आते हैं, वाटर सिक्योरिटी पे आते हैं, सभी पे आते। तो कुल मिला के हमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कम करना है, हमें अत्यधिक वृक्षारोपण करना है, हमें ऐसे कारगर कदम उठाने हैं जो कि कलेक्टिव ग्लोबल लेवल पे भी होंगे और लोकल लेवल पे, बिकॉज द ग्लेशियर्स में बी श्रिंकिंग, लेकिन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से श्रिंक नहीं कर सकते। मतलब यही इस बार का थीम है कि यू प्रिजर्व द ग्लेशियर एंड सी दैट हाउ देन यू आर एबल टू सिक्योर अ वाटर सेफ एनवायरनमेंट फॉर ऑल द मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस प्लैनेट। जी, डॉक्टर दीक्षा दवे, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जल हम सब के लिए महत्वपूर्ण है और जल है, वायु है, पृथ्वी है, धरती है, तो इन चीज़ों को जो शुरुआती स्तर से लोगों को या सामाजिक जो कम्युनिटी लेवल पे अगर कोई सिलेबस या कोई ऐसे प्रोग्राम के जरिए क्या ज़रूरत है कि उनको ये समझाया जाए, उनकी इम्पोर्टेंस समझाई जाए? हाँ, बिल्कुल एक कोशिश की जा सकती है क्योंकि वाटर से रिलेटेड जो वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज हैं, चाहे वाटर कंजर्वेशन के हों या सपोज रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई कोर्स है, तो कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें इस बारे में लोगों को पता होना चाहिए। जिन क्षेत्रों में बहुत बारिश होती है वो क्यों नहीं अपने घर पे एक ऐसा स्ट्रक्चर लगाते हैं कि वाटर जो है वो उसको कलेक्ट करें और फिर वो अपने ही घर में उसको यूज कर सके। तो ऐसा मैकेनिज्म होना, ऐसे कोर्सेज होना और ऐसी टेक्निक, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकली लोगों को बताएं कि आप इस तरह से जो है वो घर में अपने पानी का संचयन कर सकते हैं। ये उनके भी हित में है और पर्यावरण के हित में भी है। तो एकेडमिक प्रोग्राम्स का अपना रोल होता जी। है। वाटर के बहुत सारे वाटर, जैसे वाटर के सोर्सेस हो गए, वाटर का कंटेमिनेशन हो गया, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखिए वाटर क्राइसिस होती है ना तो उसमें सबसे ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। जी मैम। ये कहते हैं कि हर 2 मिनट में जो है वो एक बच्चा 5 साल से कम उम्र का जो है उसकी डेथ हो रही है बिकॉज वाटर रिलेटेड डिजीजेस के कारण। तो जल केवल होना न होना उपलब्धता उसकी, लेकिन वो कई प्रकार की बीमारियों का भी जनक है। तो एक अकेडमिक, एक शैक्षिक पहल भी होनी चाहिए जिससे कि लोगों को हम जानकारी दें, सिखाएं उन्हें कि कैसे पानी का कंजर्वेशन करना चाहिए। और सोसाइटी लेवल पे होना चाहिए, घरों में होना चाहिए, कम्युनिटी लेवल पे होना चाहिए। हर जो शहर में जो यूएलबीज वगैरह होते हैं वो सुनिश्चित करें। छोटे छोटे पॉन्ड्स होने चाहिए जिससे कि अर्बन इकोलॉजी हमारी मेंटेन रहे। हमारी तो प्राचीन जल संचयन की परंपरा रही है ना, हमने जी। तो देखा है कि कुएं, बावड़ी, टैंक ये सब हमारे गांव में, शहरों में होते थे, लेकिन अब तो वो कहीं पे भी और नजर नहीं आते। जी मैम, बाकायदा जो है एक रस्म भी अदा की जाती है जहाँ पे किसी शुभ अवसर पे कुआं की पूजा की जाती है, तालाब की पूजा की जाती है। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सब तो हमारे कल्चर में है। हमने तो देखा, हम तो पशुओं के लिए भी बाहर एक छोटी सी कुंडी में पानी रखते थे कि जो पशु वहां पे आए गर्मियों के दिनों में वो उसमें से पानी पी सके। अगर पानी बरसात ना हो तो कैसे हम पानी का संचयन करना है, हमारे पुराना जो आर्किटेक्चर है हमारा, उसको आप देखिए तो आपको हर चीज की जानकारी मिलेगी। लेकिन ये सब अब हमने खत्म कर दिया जी। सारा मॉडर्नाइज के चक्कर में। नो मॉडर्न आर्किटेक्चर और मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में हमने इन सब चीजों को कोई जगह नहीं दी। लेकिन ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है कि आप अपने चैनल पे इस बारे में बात कर रहे हैं और लोगों को अवेयर करिए, लोगों को बताइए कि जल है तभी हमारा लाइफ पॉसिबल है, वाटर के बिना हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और इस बारे में तो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी को समझाने की जरूरत है। जी बिल्कुल अगर मैम। पानी ना हो तो आप देख लीजिए, आपके घर में अगर एक दिन पानी नहीं आता है तो आप कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हो। जी। तो पृथ्वी पे पानी नहीं है, सोचने वाली बात। जी बिल्कुल मैम। तो बिल्कुल दोस्तों, हम सबको ये सोचना ही होगा कि अगर हम सभी जीवन बचाना चाहते हैं, पृथ्वी बचाना चाहते हैं, तो जल को ही बचाना ही होगा। और आज के इस विशेष दिवस पर हम सबको संकल्प लेने की ज़रूरत है और रोज़ाना जल बचाने की तरफ काम करने की ज़रूरत है। तो दीक्षा मैम, आपने हमें इस अवसर पर विशेष बातचीत के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम, जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कदम वो अपने स्तर पे, चाहे विद्यार्थी हों, युवा हों, अपने स्तर पर उठा सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, ताकि जल संरक्षण की तरफ उनका भी एक प्रयास हो। बिल्कुल, एक आम आदमी का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन हम अपने लेवल पर ही देखें कि आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके घर में जल का स्रोत क्या है, कहाँ से पानी आ रहा है, क्या हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, क्या अपने लेवल पे आप किस तरह से पानी की बचत कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ना वाटर ऑडिटिंग।
हम अपनी फाइनेंशियल ऑडिटिंग तो बहुत करते हैं, लेकिन वाटर ऑडिटिंग की भी बहुत जरूरत है कि कहाँ से पानी आ रहा है, कितना वेस्ट हो रहा है, कितनी आपको जरूरत है और क्या कोई उसका सब्सटीट्यूट हो सकता है, कैसे हम उसको बचा सकते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाए जाते हैं, जैसे जल शक्ति अभियान है या नल से जल स्कीम है, नमामि गंगे, ये सारे जो कार्यक्रम सरकार ने चलाए हैं वो केवल जल संरक्षण के लिए हैं। तो देखिए आप अपना योगदान कैसे इसमें दे सकते हैं, क्योंकि हम ही लोग हैं जो जल का उपभोग करते हैं और हम ही के द्वारा अगर ये वेस्ट हो रहा है और ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आगे आने वाली जनरेशन को वाटर के रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो ये एक चिंता का विषय है। कहते हैं ना थर्ड वर्ल्ड वॉर जो कहते हैं पानी के लिए होगा। जी और मैम। जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी बहुत ज्यादा देखी जाती हैं, क्योंकि वाटर के कारण ही आप देखिए कितने वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं विद इन द कंट्री भी हैं। और फिर जो वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जो फ्री फ्लोइंग है, वो किसी बाउंड्रीज में तो रहता नहीं है। जी जियोपॉलिटिकली भी बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन हो सकते हैं। एक इकोनॉमिक रिसोर्स तो है ही, हमारी प्रोडक्टिविटी इस पर डिपेंड करती है। तो हर व्यक्ति को अपनी तरफ से योगदान देना चाहिए। आज से ही हम प्रण लें कि हम जल को वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत बहुत तरीकों से हम जल वेस्ट करते हैं, हमें अंदाजा भी नहीं होता। मतलब एक सिंपल आपका जो चॉइस है ना कि आप कौन सा फैब्रिक पहन रहे हो, जी जी वो भी आपको वाटर कंजर्वेशन में हेल्प कर सकता है। मतलब एक जीन्स जो होती है उसको बनाने में भी कितना लीटर पानी जाता है, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो छोटी छोटी चॉइसेस जो हम कर रहे हैं वो भी बहुत इम्पैक्ट करती है। सो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में, और आशा है कि आप कारगर कदम उठाएंगे और हम सब मिलकर सम्मिलित रूप से वाटर कंजर्वेशन में अपना रोल प्ले करेंगे। जी मैम। दोस्तों इसी के साथ हम कार्यक्रम संपन्न करेंगे और डॉक्टर दीक्षा देवी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने हमें समय दिया और इतनी अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू उदय जी। जी हाँ दोस्तों, जल इतिहास के हर खंड में कुछ प्राचीनतम सभ्यताओं जैसे सिंधु, नील, दजला और फरात नदी के आसपास विकसित हुई सभ्यताएं हैं। इसके लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन रहा है। यह भी सच है कि इन सभ्यताओं में जल संसाधन के कारण संघर्ष भी उत्पन्न हुए हैं। जैसे कि अगर हम इतिहास में झांकें तो मेसोपोटामिया के लगश और उम्मा शहरों के बीच तनाव का स्पष्ट लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। यह संघर्ष, जो मानव इतिहास के सबसे पुराने ज्ञात युद्धों में से एक है, भूमि और जल संसाधनों के एक उर्वर खंड के आसपास केंद्रित था। लेकिन दोस्तों, अब कभी भी जल के लिए युद्ध ना हो, जल की कमी ना हो, इसके लिए हर साल 22 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व जल दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित एक वैश्विक पहल है, जो साल 1993 से मनाया जा रहा है। इस दिवस के बहाने विभिन्न केंद्रीय विषयों पर थीम के साथ मीठे जल के बारे में हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इस बार यानी साल 2025 में विश्व जल दिवस की थीम है ग्लेशियर संरक्षण। दोस्तों, जिस तरह से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, तापमान गर्म हो रहा है, ऐसे में ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर में निरंतर वृद्धि हो रही है। ऐसे में बाढ़ और जल प्लावन की समस्या बढ़ जाती है और काफी लोग प्रभावित होते हैं। वहीं कई हिस्सों में जल की कमी से लोग परेशान रहते हैं और इन्हीं समस्याओं से बचाव को लेकर हर साल विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो आज दोस्तों हम सभी मना रहे हैं विश्व जल दिवस, और आज के दिन हम सबको निस्संदेह यह सोचना चाहिए कि जल को हम किस तरह से बचा के रखें, संरक्षित करके रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को जल की कमी न हो। दोस्तों, इस दिवस की बात करें यानी अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस की, तो इसका विचार साल 1992 में सामने आया, जिस वर्ष रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसी साल संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अंगीकृत किया, जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया गया था, जिसे साल 1993 से मनाया जाना था। बाद में इसके साथ अन्य उत्सव और कार्यक्रम जोड़े गए। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को जल से संबंधित मुद्दों के बारे में अधिक जानने और बदलाव लाने के लिए कार्रवाई करने हेतु प्रेरित करना है। दोस्तों, हम सबको याद रखना चाहिए कि जल पृथ्वी के लगभग 70% हिस्से को कवर करता है। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात यह है कि मीठे जल की मात्रा यानी पीने के पानी की उपलब्धता मात्र 3% है, जिसमें से 2/3 जमे हुए रूप में या दुर्गम और उपयोग के लिए अनुपलब्ध है। ऐसे में हम सब के लिए पीने योग्य पानी की बहुत कम मात्रा ही उपलब्ध है। विश्व संसाधन संस्थान वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के अनुसार 17 देश जल तनाव के अत्यंत उच्च स्तर का सामना कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के बीच संघर्ष, असंतोष और शांति का खतरा उत्पन्न कर सकता है। भारत में जल की उपलब्धता पहले से ही
इतनी कम है कि इसे जल संकट के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जबकि अनुमान किया जाता है कि इसमें और कमी आएगी और यह घटकर साल 2025 तक 1341 घन मीटर और साल 2050 तक 1140 घन मीटर तक रह जाएगा। इसके अलावा कुल जल निकासी भूजल या कह लीजिए कि सतह जल से 72% कृषि में, 16% नगर पालिकाओं द्वारा घरों और सेवाओं के लिए और 12% उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाता है। भारत के लगभग प्रत्येक राज्य और मुख्य शहरों में भूजल स्तर में कमी आ रही है। बेंगलोर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में भूजल उपयोग और उपलब्धता का अनुपात की बात करें तो पंजाब में 172%, राजस्थान में 137%, दिल्ली में 137% और हरियाणा में भूजल उपभोग की 133% अनुपात है। इसके विपरीत तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में यह संख्या 77%, 74%, 67%, 52% और 53% है। दोस्तों, अधिकांश बारहमासी नदियों के प्रवाह में कमी आई है या फिर ये कह लीजिए कि वे सूख गई हैं। अप्रैल मई माह के बाद अधिकांश क्षेत्रों में पेय और अन्य उपयोग के लिए जल की उपलब्धता कम हो जाती है। दोस्तों, भारत के पहाड़ी इलाकों में झरने लगभग सूख चुके हैं। भारत में जल निकायों की कुल संख्या 5,56,601 है, जिनकी सिंचाई क्षमता 62,71,180 हेक्टेयर है। लेकिन दोस्तों, जल ग्रहण उपचार उपायों की कमी या कह लीजिए कि अनुचित, अकुशल डिजाइन और जल निकायों के खराब रखरखाव के कारण अधिकांश जलाशयों या जल निकायों में गाद जमा हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी भंडारण क्षमता एवं प्रभावकारिता घट गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में जहां कृषि आजीविका का प्रमुख स्रोत बनी हुई है, 70% ग्रामीण आबादी अपने भरण पोषण के लिए जल पर निर्भर है। और यह और भी अधिक चिंताजनक है क्योंकि हम जानते हैं कि विश्व स्तर पर मीठे जल के कुल उपयोग का 70% कृषि में ही व्यय हो जाता है। तो इस हालत में हमें बूंद बूंद बचाने की आवश्यकता है। पानी की एक भी बूंद को बर्बाद न होने दें और इसके लिए जरूरी है कि हम सभी जल संरक्षण की तरफ ध्यान दें। दोस्तों, विभिन्न जल संसाधन संरक्षण उपायों की बात करें तो वर्षा जल संचयन सबसे आगे है। पुनर्भरण को बढ़ाकर और सिंचाई में सहायता कर जल की कमी और सूखे के विरुद्ध हम लड़ाई लड़ सकते हैं। बड़े पैमाने पर RWH यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं द्वारा सतह जल का इष्टतम उपयोग, भूजल के साथ संयुक्त उपयोग और अपशिष्ट जल का सुरक्षित उपयोग हम कर सकते हैं। दोस्तों, इस उद्देश्य में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, वाटरशेड प्रबंधन मिशन, अमृत सरोवर और जल शक्ति अभियान जैसे विभिन्न कार्यक्रम के तहत प्रति बूंद अधिक फसल, गांव का जल गांव में, खेत का जल खेत में, हर पेड़ पर सरकार द्वारा बल दिया जा रहा है। जहां जल के घरेलू एवं उपयोगों के संबंध में एक साइलो दृष्टिकोण अपनाया गया है। दोस्तों, हम सबको मानना चाहिए कि झील, तालाब और नदियों जैसे छोटे जल निकाय उनके जल ग्रहण क्षेत्रों के अतिक्रमण के कारण लगातार खतरे का सामना कर रहे हैं और इन खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई पहलें चलाई जा रही हैं। पहलों की बात करें दोस्तों तो जल संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र की कई पहलें हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 1977, अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक 1981 से 1990, जल एवं पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1992 और पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। ये सभी एक महत्वपूर्ण संसाधन जल पर केंद्रित थे। जीवन के लिए जल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दशक 2005 से 15, वाटर फॉर लाइफ इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन 2005-15 ने लगभग 1.3 बिलियन लोगों को सुरक्षित पेयजल तक पहुंच प्राप्त करने में मदद की है। सतत विकास के लिए 2030 का एजेंडा, जिसका लक्ष्य साल 2030 तक सभी के लिए जल की उपलब्धता एवं संवहनीय प्रबंधन सुनिश्चित करता है। भारत में कुछ और पहलों की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, जल क्रांति अभियान, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, नीति आयोग समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, राष्ट्रीय जल नीति 2012 और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और साथ ही प्रति बूंद अधिक फसल। ये सभी योजना इस दिशा में कार्य कर रही हैं कि जल को किस तरह से हम संरक्षित कर सकते हैं और जल को कैसे बचाव करके रख सकते हैं।
तो दोस्तों, मूल बात यह है कि प्राचीन काल से ही विश्व ने शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि यदि मीठे जल की कमी हो जाती है तो यह हमारे सामूहिक हित और शांति के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। तीसरा, विश्व युद्ध जल के लिए ही न हो, ऐसे में विश्व जल दिवस की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। विश्व जल दिवस के संवहनीय प्रबंधन पर सीमा पार सहयोग एवं अन्य हस्तक्षेपों के माध्यम से स्वास्थ्य, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, शिक्षा, बेहतर जीवन स्तर, रोजगार, आर्थिक विकास और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की जा सकती है। मात्र जल संरक्षण पूरी धरती को सुरक्षित रखने में सक्षम है। इसीलिए तो कहते हैं जल है तो कल है। तो दोस्तों, अपने जीवन यानी जल को संरक्षित करने की ओर मिलकर कदम बढ़ाएं। जल को व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर संरक्षित करें। किसी भी तरह जल को व्यर्थ ना बहाएं और हाँ, हर हाल में जल यानी जीवन को बचाए रखें। तो दोस्तों, इसी उम्मीद और आशा के साथ कि जल को हम सभी बचाएंगे, संरक्षण प्रदान करेंगे और अपने जीवन को सुखद बनाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, अब इस खास कार्यक्रम जल बचाओ पृथ्वी बचाओ को करते हैं संपन्न। दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।